नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं MP सर। आज अपनी बात करेंगे सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में। हमने नक्शे के अंदर पढ़ लिया था कि सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो यानी उनके उद्गम स्थल और चिनाब में जो जहां जाकर के मिलती हैं उनके संगम के बारे में, कुछ उनकी जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में भी चर्चा की। आज अपनी बात करेंगे यानी इनके दोआब क्षेत्र और इसकी सहायक नदियां हैं उनके यानी प्राचीन नामों के बारे में। तो अपना जो बिंदु है या टॉपिक सिंधु नदी तंत्र की बात करते हैं अपने। तो सिंधु नदी तंत्र की अगर एक बात की जाए तो 1960 के अंदर एक समझौता हुआ था और वो समझौता सिंधु जल समझौता के नाम से जाना जाता है। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था, जिसमें यानी सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब यानी सिंधु, झेलम और चेनाब, इन तीन नदियों का यानी 80% जल है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और 20% जल है वो भारत इस्तेमाल करेगा। उसके बाद यानी रावी, व्यास और सतलज, इन तीन नदियों में यानी 80% जल का उपयोग भारत करेगा और 20% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। ये समझौता किया गया था और इसी समझौते के दौरान यानी अपने भारत और जो पाकिस्तान है इनके बीच जल का बंटवारा किया गया है। और इसमें अपने बात करते हैं जो चेनाब नदी पे दुल हस्ती परियोजना बनी हुई है, उन परियोजनाओं के बारे में कल चर्चा की थी कि दोनों विवादित विषय है, कि दोनों में विवाद बना हुआ रहता है। अब अपने बात करते हैं इनके प्राचीन नामों की। तो पहले अपने यानी बात करते हैं झेलम की, झेलम नदी। दूसरी है अपनी चेनाब, तीसरी रावी और चौथी अपनी रहेगी व्यास और पांचवी नदी है सतलज। इन नदियों के यानी प्राचीन नाम अक्सर पूछे जाते हैं कि इन नदियों को किस नाम से जाना जाता है। तो पहला अपना झेलम है, इसको वितस्ता नाम से जाना जाता है। चेनाब है, इसको अश्किनी नाम से जाना जाता है। और जो रावी है, रावी को अपनी प्रोशनी नदी के नाम से जाना जाता है। और जो व्यास नदी है उसको विपाशा के नाम से जाना जाता है, विपाशा। और ये सतलज नदी है, इसको यानी सतुद्री नदी के नाम से जाना जाता है। अक्सर ये कई बार प्रश्न मिलान के रूप में भी पूछा जाता है और कई बार ये ऑप्शन दे करके इनके बारे में पूछा जाता है कि झेलम को यानी प्राचीन नाम क्या है इसका, या चेनाब के बारे में, चेनाब का अश्किनी, रावी का प्रोशनी, व्यास का विपाशा और सतलज का शतुद्री। व्यास नदी है, इसको विपाशा कहते हैं। विपाशा बसु के बारे में मत सोच लेना क्योंकि वो एक हीरोइन है। ये अपने विपाशा जो प्राचीन व्यास नदी है उसका नाम है। अब अपने बात करते हैं इन नदियों के यानी बीच में जो दोआब क्षेत्र बना हुआ है, यानी इन नदियों के बीच में जो उपजाऊ मैदान बने हुए हैं उसकी बात करते हैं। तो वो है पंचनद क्षेत्र। पंचनद क्षेत्र
यानी 5 नदियों का क्षेत्र जिसे पंजाब कहते हैं अपने। तो पहले अपनी बात करते हैं यानी इन नदियों के क्षेत्रों में जो प्रमुख रूप से हाँ, तो अपने पंचनद क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पंचनद में यानी छाछ क्षेत्र है। ये जो छाछ है यानी ये जो क्षेत्र है झेलम और चेनाब का है, यानी झेलम और चिनाब नदी का यानी क्षेत्र जो दोआब क्षेत्र से जाना जाता है, जिसमें ये सिंधु नदी है, ये सिंधु, और इसके बाद में ये जो झेलम और ये जो अपनी चेनाब नदी है वो इसमें आकर के मिलती है। ये मिठानकोट है और ये यानी जुंगपर और ये चंद्रा और भागा, और ये यहाँ से शेषनाग से निकल करके यहाँ अपनी मिलती है। तो ये वाला जो बीच का जो क्षेत्र है, ये बीच का जो क्षेत्र है ये छाछ कहलाता है। और दूसरा अपनी बात करें यानी रचना, यानी रचना है जो रावी और यानी चिनाब, रावी और चिनाब के बीच का क्षेत्र है। तो यहाँ से जो नदी निकलती है यानी रोहतांग दर्रे से निकलने के बाद में ये यहाँ मिलती है। तो ये जो इसका क्षेत्र है ये यानी रचना कहलाता है, ये जो दोआब रचना दोआब क्षेत्र है। तीसरा अपना है बारी। बारी दोआब क्षेत्र की बात करें अपने, तो बारी दोआब क्षेत्र है ये व्यास और रावी, व्यास और रावी यानी ये जो व्यास नदी है ये अपने जो सतलज नदी है वो इसमें आके मिलती है यानी चिनाब में। तो ये है झेलम और ये है चिनाब और ये रावी, ये व्यास और ये सतलज। अब इस रावी और व्यास के बीच का जो ये क्षेत्र है दोआब क्षेत्र, इस क्षेत्र को यानी बारी कहते हैं। यानी रावी और व्यास के बीच का बिस्ता यानी व्यास और सतलज, व्यास और सतलज नदियों के जो दोआब क्षेत्र है इसको बिस्ता कहते हैं, और ये वाला भाग है वो बिस्ता कहलाता है। तो ये यानी अत्यधिक उपजाऊ है। और अगर बात करें अपने इसकी, तो ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र इसको यानी कहते हैं सिंधु सागर, इसको कहते हैं सिंधु सागर। इसमें अपने 3 नदियां सम्मिलित है, सिंधु नदी, झेलम नदी और यानी कुछ चिनाब का क्षेत्र है। तो इसको कहते हैं त्रिआब क्षेत्र यानी सिंधु सागर के नाम से जाना जाता है। और ये अपने यानी त्रिआब क्षेत्र सिंधु सागर के नाम से जाना जाता है। अक्सर ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, यानी छाछ दोआब क्षेत्र कौन सी नदियों के बीच में, जैसे छाछ 6 से यानी चिनाब, जै से झेलम, रै से रावी और च से चिनाब, बै से व्यास, रा से रावी, बी से व्यास, से सतलज। यानी इसके एक हिसाब से देखा जाए तो यानी अल्फाबेटा के हिसाब से ही देखते हैं तो कोड वर्ड इनका सही स्टिक बैठता है और ये बिल्कुल यानी दोआब क्षेत्र में जानी जाती है। तो अपने जो चर्चा की थी कहाँ से इनका उद्गम होता है, किन नदियों का, और ये कहाँ जाकर के यानी मिलती है, और इनकी जो पूरी प्रवाह क्षेत्र की बात की हमने, और इनके ऊपर कौन सी परियोजनाएं बनी हुई है उनकी चर्चा की। सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी के यानी ऊपर ही श्रीनगर जो शहर है वो बसा हुआ है, यानी श्रीनगर है वो सिंधु नदी के बिल्कुल समीप में बसा हुआ शहर है। फिर अपने झेलम की बात की, झेलम नदी के ऊपर यानी अपने सबसे बड़ी जो एक यानी वुलर झील है उसका निर्माण करती है, और वुलर झील है जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, सबसे बड़ी अपने प्राकृतिक झील मानी जाती है।
चिनाब की बात की हमने तो चिनाब पे यानी परियोजनाएं बनी है, सलाल, दुलहस्ती और बुगलियार परियोजनाएं, ये परियोजनाएं बनी हुई है। और उसके बाद रावी की बात की हमने, रावी के बाद में व्यास नदी की बात की। व्यास नदी में हमने यानी 2 परियोजनाओं की चर्चा की, जिसमें एक परियोजनाएं है अपनी जो पोंग बांध की, और पोंग बांध है ये यानी हिमाचल प्रदेश के अंदर बना हुआ है और अक्सर इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं में यानी शीतकाल में जल की आपूर्ति करवाता है। और सतलज की बात करें तो सतलज नदी पे 2 बांध बने हुए हैं, बाकड़ा और नागल, और इधर अपने दोनों के संगम पे व्यास और सतलज, इनके ऊपर जो बना हुआ जो बांध है इसको हम हरी के बैराज कहते हैं। हरी के बैराज से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है और इंदिरा गांधी नहर है ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर यानी अत्यधिक मात्रा में सिंचित करती है, थार के मरुस्थल को अधिक सिंचित करती है और अधिक सिंचित करने से यहाँ अत्यधिक मात्रा में यानी जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। बाकी जो मरुस्थल है उनके मुकाबले थार के मरुस्थल में अधिक यानी जनसंख्या निवास करती है। और फिर अपने बात की यहाँ संगम इनका चिनाब का वो मीठानकोट, और उसके बाद में ये जो अरब सागर में आके मिलती है कराची के पास में। और उससे बाद में ये अपने इनके प्राचीन नामों की बात की, जो झेलम है वो किस नाम से जानी जाती है? झेलम है विशेषता नाम से जानी जाती है। और जो अपने चेनाब की बात की अश्किनी के नाम से जानी जाती है। रावी है वो रोशनी के नाम से जानी जाती है। व्यास है ये अपनी विपाशा के नाम से जानी जाती है। सतलज है वो सतुद्री के नाम से जानी जाती है। अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनके प्राचीन नाम क्या है। फिर अपने बात करते हैं कि इनके जो क्षेत्र है दोआब क्षेत्र, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोआब क्षेत्र के बारे में भी पूछा जाता है। छाछ दोआब क्षेत्र है, कौन सी नदियों के बीच का क्षेत्र है? झेलम और चिनाब का है। रचना कौन सी नदियों के बीच का दोआब क्षेत्र है? तो रावी और चिनाब का है। बारी कौन से दोआब क्षेत्र का है? व्यास और रावी का है। बिस्ता यानी व्यास और सतलज का है। और एक है अपना त्रिआब क्षेत्र, जो त्रिआब क्षेत्र है जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब के बीच का जो क्षेत्र है वो सिंधु सागर कहलाता है। और इन 5 नदियों के संगम वाला क्षेत्र यानी अपना पंजाब कहलाता है, क्योंकि पंजाब के अंदर भी 5 नदियां हैं और पंचनद क्षेत्र कहलाता है। अत्यधिक मात्रा में ये उपजाऊ होता है। और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना सिंधु नदी तंत्र का जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट होता है। अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो गंगा नदी का रहेगा। और अपना जो वीडियो है वो कैसा लगा इसके बारे में लाइक कमेंट कीजिए। जियोग्राफी बाय MP सर अपना जो चैनल है उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि दूर दराज बैठे हुए जो अपने मित्र भाई साथी है उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। जय हिंद।